एक असमाप्त कथा की आगे की श्रृंखला में आज सुनिए रमा सिंह के द्वारा लिखित एक और कहानी, एक राजा का पोर्ट्रेट। सुदीप अभी अपनी नई पेंटिंग की रूपरेखा बना ही रहा था। रेखा चित्र को देख रंगों के मेल मिलाप को तजवीज ही रहा था कि संजय आ गया। संजय और सुदीप दोनों ही प्रकाशन विभाग में कार्यरत थे। वह एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था जिसकी गृह पत्रिका प्रगति पथ निकली थी। उस पत्रिका का आवरण चित्र तथा जो भी साज सज्जा, रेखा चित्र वगैरह बनाना होता सुदीप के जिम्मे था। पत्रिका के प्रकाशन तथा रचनाओं के चयन से संबंधित काम संजय किया करता था। सुदीप पत्रिका के रूटीन वर्क से ऊब जाता था। यहाँ उसकी अपनी इच्छा और मर्जी कम ही चलती थी। मेहनत से बनाए चित्र को प्रधान संपादक एक नज़र में कभी उसके रंग संयोजन को लेकर तो कभी किसी और वजह से अस्वीकृत कर देता। वह अपने मित्रों से कहता था कि पापी पेट का सवाल है, नहीं तो इस ऑफिस में काम करके मुझे क्या एक चित्रकार की मौत मरना अच्छा लगता है। वह तो घर आकर अपनी इच्छा और मर्जी से चित्र ना बनाऊं तो जी ही ना पाऊंगा। घर में अपने मुताबिक चित्र बनाकर जब पूरा करता हूँ तो लगता है जैसे ऑक्सीजन मिला हो शरीर को और मन को भी। संजय कुछ देर बाद जब उठकर जाने लगा तो बोला, अरे मैं तो भूल ही गया जिस कारण से तुम्हारे पास भागा भागा आया था। कोई ठाकुर जंग बहादुर सिंह किसी बड़े पब्लिक सेक्टर में एमडी है, यहाँ आए हुए हैं और तुमसे मिलना चाहते हैं। सुना है वह सज्जन जल्द ही हमारे यहाँ चेयरमैन बनकर आने वाले हैं। हम लोगों के एमडी साहब उनके आगे पीछे लगे हुए हैं। उक्त सज्जन का कहना है कि तुम उनके पूर्व परिचित हो। सुदीप सोचने लगा, ठाकुर जंग बहादुर सिंह, इतने भारे भरकम लबादा ओढ़े नाम को, उस नाम वाले व्यक्ति को तो मैं जानता ही नहीं। फिर वह मुझसे मिलना क्यों चाहता है? हमारा एमडी जिसके आगे पीछे घूम रहा हो, भला उसके साथ मैं इस संगठन का एक आदना सा आर्टिस्ट किस हैसियत से मिलूंगा। संजय तो चला गया था और वह नाम सुदीप को बेचैन किए रहा। उस नाम को ढोते हुए उसकी सोच आगे पीछे ऊपर नीचे हो रही थी, लेकिन स्मृति के किसी भी बिंदु पर उस भारी भरकम नाम की तख्ती लटकी उसे नजर नहीं आ रही थी। अंत में इस नाम के आसपास ही का वह नाम जंगी उसे याद आया, लेकिन वह तो बहुत मामूली घराने का था, मेरी तरह ही। फिर उसे याद आया, लेकिन सुना था वह किसी पब्लिक सेक्टर में बड़ा आदमी हो गया है। उसने एमबीए करने के बाद कहीं नौकरी ज्वाइन किया था। अब जाकर उसे पूरी बात याद आई, पूरा नाम भी याद आया। हाँ, वह ठाकुर जंग बहादुर सिंह ही बाद में लिखने लगा था। उसे यह तो मालूम नहीं हो पाया कि अपने नाम के आगे पीछे उसने ठाकुर और बहादुर क्यों और कैसे लगा लिया था। जब उस भारी भरकम नाम से जुड़ा वह वाकया उसे याद आया तो उसके मुंह का स्वाद नीम सा तीता हो गया। उन दिनों वह धनबाद में ही था, नौकरी की तलाश में। सुबह का अखबार देख रहा था तो इसी ठाकुर जंग बहादुर सिंह की तस्वीर और विवरण देख पढ़कर सुखद आश्चर्य से भर उठा। साला जंगी, पोस्ट के साथ अपना नाम भी भारी भरकम बना लिया है। अब देखता हूँ मुझे वहाँ नौकरी कैसे नहीं मिलती है। अपने ऑफिस में उस दिन ऊंचे पद पर आसीन ठाकुर साहब से वह बड़ी मुश्किल से मिल पाया था। उसकी भेजी नाम की पर्ची देखकर उसे बुला तो लिया था, बातें भी ढंग से की थी। चाय वगैरह के लिए उसने पूछने भर की फॉर्मेलिटी भी की थी, लेकिन कॉलेज के दिनों वाली बात अब उसके व्यवहार में कहीं नहीं थी। सुदीप ने एक दो बार कोशिश भी की थी। उस समय के उसके नाम और उपनाम से उसे पुकारा भी था, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट भर दिखी थी, जैसे कह रहा हो कि ये सब बचकानी बातें हैं। खैर, उसके लंगोटिया यार ने उसे नौकरी का आश्वासन ज़रूर दिया था, लेकिन उसकी नौकरी नहीं हो पाई थी। वह करीबन रोज़ ही उसकी चिट्ठी या फिर अपने नियुक्ति पत्र का इंतज़ार करता। डाकिया के चले जाने के बाद निराश मन से वह फिर कल का इंतज़ार करने लगता।
जो जगह खाली थी और जितनी जगह खाली थी सभी में नियुक्तियां हो गईं, तब उसे लगा कि उसकी नियुक्ति नहीं हुई। कुछ दिनों बाद उसके करीबी एक रिश्तेदार से पता चला कि प्रत्येक नियुक्ति हेतु 30,000 रुपये लिए थे, जिसमें ठाकुर साहब के साथ वहाँ के एमडी और चेयरमैन का भी हिस्सा लगा था। उस दिन सुदीप का व्यथित मन सोचता रह गया था, मेरे लिए मेरा लंगोटिया यार 30,000 ना तो छोड़ सका, ना ही मेरे सामने नंगा होने की हिम्मत ही जुटा पाया था। तो क्या कृष्ण और सुदामा की कथा कोरी कल्पना है या फिर आज के हालात में बिल्कुल अप्रासंगिक? वहीं जंगी उर्फ ठाकुर जंग बहादुर सिंह ने आज उसे बुलाया क्यों है? पूर्व परिचित होने का हवाला क्यों दे रहा है? दूसरे दिन ऑफिस जाने के पूर्व वह गया था अपने जंगी से मिलने, नहीं बल्कि एमडी ठाकुर जेबी सिंह से मिलने। उसे ठाकुर साहब से मिलने की उत्सुकता भी थी कि आखिर उसने इस नाचीज को याद क्यों किया है। मन में उसके दबी छुपी एक बेशर्म इच्छा भी थी कि वर्षों पहले उस दिन के अपने व्यवहार के लिए वह क्षमा याचना करेगा। हो सकता है कोई ऊंचा पोस्ट ही दिलवा दे। मिलने जाने की उसकी दूसरी वजह थी कि जिसके आगे पीछे उसका एमडी ही घूम रहा है, जो चेयरमैन होकर उसके यहाँ आने वाला है, तो भला उसकी क्या बिसात कि वह जाने से इनकार कर जाए। वह ठाकुर साहब के सामने बैठा था और उसे आश्चर्य हो रहा था कि आज ठाकुर जंग बहादुर सिंह के हर एक आव भाव में जंगी ही जंगी का अस्तित्व बसा था। वह गले मिला था, कॉफ़ी पिलाई थी, विदेशी सिगरेट पकड़ाते हुए स्वयं लाइटर से उसे प्रज्वलित किया था और सुदीप को लाइटर से बजती म्यूजिक की आवाज़ जैसे अपने लिए स्वागत गान सी सुनाई दी थी। क्षण भर को वह भ्रमित हो उठा, जैसे यदि वह चेयरमैन नहीं तो इस पब्लिक सेक्टर का एमडी ज़रूर है, यदि नहीं तो ये सामने बैठा उसका लंगोटिया यार उसे कम से कम एमडी बनाकर ही छोड़ेगा। ज़्यादा देर तक तो स्कूल कॉलेज के दिनों की बातें होते रहीं। आज ठाकुर साहब के पहल करने पर ही तब के जितने संगी साथी थे उनकी खोज खबर ली गई। अंत में जैसे असली मुद्दे की भूमिका के बतौर ठाकुर साहब ने सुदीप से कहा, तुम्हारे विभाग के चीफ कह रहे थे कि तुम पेंटिंग बहुत अच्छी बनाते हो। तुम्हें कहीं एक्सपोजर मिला होता तो तुम अंतर्राष्ट्रीय ना सही, राष्ट्रीय स्तर में चित्रकार के रूप में ज़रूर जाने जाते। यहाँ तो तुम्हारी प्रतिभा बेकार जा रही है। अब मुझे ही तुम्हारी प्रतिभा को निखारने के लिए कुछ करना होगा। फिर कुछ पल रुककर सुदीप के चेहरे पर उभर आए भावों को परखते हुए वह बोला, हमारे यहाँ इसी हफ्ते आ जाओ, अपनी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स भी लेते आना। वहाँ देशी विदेशी बड़ी बड़ी मशीनों के पैसे वाले धनाढ्य सप्लायर हैं। वहीं क्लब में प्रदर्शनी का आयोजन करवा देंगे। उन्हें परोक्ष रूप से हिदायत भी दे देंगे कि तुम्हारी पेंटिंग खरीद लें, दाम ऊंचे रखना। मैं तुम्हारे एमडी को कह दूंगा, स्टाफ कार में पेंटिंग्स रखवा लेना, वह सीधे मेरे आवास पर पहुंचा देंगे। पल भर रुककर वह बोले, मुझे अपने स्वर्गीय माता पिता की पोर्ट्रेट भी बनवानी है। तुमसे अच्छा और कौन चित्रकार होगा जो उनका पोर्ट्रेट उस अतरंगता से, वैसे आत्मीयता से बना सके। तुमने ना केवल उन्हें देखा भर था बल्कि उनके साथ यदा कदा समय भी गुजारा था। तुम्हें याद है उनका चेहरा? सुदीप ने कहना तो चाहा कि वह कोई एमडी या चेयरमैन की कुर्सी पर नहीं कि काम आने वाले नए नए चेहरों के बीच पुराने रिश्तों के चेहरे ही भूल जाए। यदि यही सवाल वह उससे पूछे तो क्या वह बता पाएगा अपने सामने बैठे इस दोस्त के माता पिता का चेहरा? लेकिन सुदीप जैसों के पास शायद नायाब चेहरों की वैसी भीड़ जमा नहीं हो पाई कि पुराने चेहरे भुला दिए जाएं। प्रत्यक्ष में वह बोला, बिल्कुल याद है, चाचा का भी और चाची का भी हूबहू याद है। कहो तो अभी स्केच बनाकर दिखला दूं। ठाकुर साहब भाव भीगी हंसी हंसते हुए बोले, नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं। मैं समझ गया, तुम्हारे जहन में वो आज भी उसी रूप में बसे हुए हैं। वैसे उनकी फ़ोटो भी है मेरे पास। उन्हें देखकर बनाने में तुम्हें सुविधा होगी। तुम अपनी पेंटिंग्स के साथ मेरे यहाँ आ ही रहे हो।
वहीं इत्मीनान से बैठकर बातें भी करेंगे और पोर्ट्रेट तथा आदमकद उनके तैल चित्र किस तरह की बनेंगे समझा भी दूंगा। सुदीप ठाकुर साहब से मिलकर जब गेस्ट हाउस से बाहर निकला तो जैसे वर्षों के खोए अपने मित्र को उसी रूप में पाकर खुश था। वह अपने मन में गुन रहा था, मेरी ही भलाई की बात करने तो बुलाया था, अन्यथा इतने ऊंचे पद पर वह है कि मुझसे भी बड़ा चित्रकार उसके माता पिता के पोर्ट्रेट बनाने को तैयार हो जाएगा। खुद एमडी ने उसे छुट्टी दी थी, स्टाफ कार भी। सुदीप ठाकुर साहब के आवास पर पहुंचा था। वह उनका सरकारी आवास नहीं था, उन्होंने खुद बनवाया था। आलीशान बंगला, संगमरमरी फर्श, रंग बिरंगे फूलों से सजे सजाए लॉन देखकर सुदीप की तबीयत खुश हो गई। आदमी को जीना हो तो ऐसे घर में ही जीना चाहिए, नहीं तो वह अपने आप ठहाका लगाया। साला आदमी का मन है कि तहखाना, ना जाने वहाँ क्या क्या कैसी कैसी इच्छा धरी होती है, थोड़ी शह मिली कि उपलाने लगती है। ठाकुर साहब ने उसे अपनी पत्नी से मिलवाया था। उनसे मिलकर सुदीप सोचता रह गया था, क्या राजसी उनकी वेशभूषा थी, कितनी धीर गंभीर बोली चाली, बिल्कुल नपातुला, ना एक इंच ज़्यादा ना कम। मुस्कुराना भी उनका कितने अंदाज का, जैसे यदि इससे ज़्यादा मुस्कुराई तो बातचीत में मिठास ज़्यादा हो जाएगी और यदि कम तो फीकी रह जाएगी। औपचारिकता भेंट वार्ता के बाद वह भीतर चली गई थी तो ठाकुर साहब ने उसे मुखातिब हो कहा, राजघराने की हैं, उसी अंदाज और तौर तरीके में रहने की आदत है। ठाकुर साहब किसी काम से उठकर भीतर चले गए तो अकेले में फुर्सत से उस हॉल नुमा ड्राइंग में बैठा अपने चारों ओर वह देखने लगा। सामने की तरफ के आर्च नुमा जगह पर एक तलवार टंगी थी, तलवार में लगी एक ढाल भी। तलवार वर्षों पुरानी लग रही थी, जिसकी मूठ बड़ी खूबसूरत थी। मूठ पर पन्ना जड़ित 3 अंग्रेजी के अक्षर लिखे थे। सुदीप को वहां से एक ही अक्षर साफ दिख रहा था, बाकी के दोनों स्पष्ट नहीं थे। दूर के सोफे पर बैठा वह बाकी के दोनों अक्षर नहीं पढ़ पाया तो उठकर पास चला गया तो तीनों अक्षर RRS को एक साथ पढ़ा। दाहिनी तरफ की दीवार पर चीते का सिर उसकी खाल के साथ टंगा था। हॉल के कॉर्नर्स पर कांसे की बड़ी बड़ी मूर्तियां लगी थी जो सदियों पुरानी लग रही थी। अब तक ठाकुर साहब ड्राइंग रूम में वापस आ गए थे। उनकी ओर मुखातिब हो वह बोला, वाह ठाकुर साहब, ड्राइंग रूम में आकर तो लग रहा है जैसे किसी राजे रजवाड़े के राजमहल में आ गए हों। बस एक कमी खटकती है, इस कोने पर शतरंज का चौरस बिछाया होना चाहिए था। टेबल और कुर्सियां तो पुराने ज़माने की हैं ही। ठाकुर साहब ज़रूरत से ज़्यादा प्रफुल्लित हो उठे। लग रही है ना, बिल्कुल हूबहू किसी राजघराने की बैठकी जैसी। रही बात शतरंज के चौरस की, तो वह भी कल ही लगवा देते हैं। और हाँ, अभी या फिर जब हम अकेले में हों तो मुझे सिर्फ जंगी कहा करो, दूसरों के सामने ठाकुर साहब। कहते हुए वह मुस्कुरा उठे। अब तक भुने काजू के साथ 2 ग्लास और विस्की की 1 बोतल वर्दीधारी सेवक रख गया था। सुदीप ने विस्की के लिए जब इनकार किया तो उसके लिए ऑरेंज जूस आ गया था। ठाकुर साहब कहने के साथ जब सुदीप की नज़र उन पर पड़ी तो संभलता हुआ बोल उठा, नहीं नहीं, अकेले में सिर्फ जंगी। दोनों यार इस अदा पर ठहाका मारकर हंसने लगे। जब हंसी उनकी थमी तो सुदीप बोला, हाँ तो यार जंगी, मैं क्या कह रहा था, यही कि ये तलवार बड़ा ही अजूबा किस्म का है। जैसे महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान जैसे पराक्रमी इतिहास पुरुष की हो। देख सुदीप, ऐसे सवाल अकेले में, यानी जब सिर्फ तुम और हम रहें तभी पूछा करो, दूसरों के सामने नहीं। दूसरों के लिए यह हमारे पुरखों की तलवार है, खालिस खानदानी। कहते के साथ वह मुस्कुराया, एक भेद भरी मुस्कुराहट। सुदीप असमंजस में घिरा सोच गया, यहाँ हर चीज द्विअर्थात्मक क्यों है?
दूसरों के सामने ठाकुर साहब अकेले में जंगी। दूसरों के सामने यह सिर्फ तलवार नहीं, खानदानी पुरखों की तलवार है, और अकेले में। तभी ठाकुर साहब की बोली सुनाई दी। जयपुर से नीलामी में ऊंची कीमत पर खरीदी ये तलवार है, और ये बगछाला बाघ का सिर, यार इसे रखना तो दंडनीय अपराध है। होंगे, लेकिन मेरे जैसों के लिए नहीं। बगछाला की जगह यदि आदमी का सिर काटकर एंटिक पीस के रूप में लगा दूं, तब भी नहीं। मैं चुनाव लड़ने वाला हूँ। अब तक चुनाव में गधे तक को खड़ा कर दिया तो उसी गधे की जीत हुई है। किसी का भाग्य बनाने वाला भला अपने भाग्य से क्यों डरे। ऑरेंज जूस का ग्लास खाली करते हुए लाख दबाने के बावजूद भी मन उसका सोच ही गया। देखो तो जरा कलयुग के इस सफल पुरुष को, जिसे कॉलेज में घोचू कहा जाता था। मन उसका फिर हंसा। लेकिन जीना हो तो ऐसे ही, सबों के सिर पर चढ़कर जीना चाहिए, नहीं तो। प्रत्यक्ष में उसे चुप मुस्कुराते हुए अपनी ओर मुखातिब देखा तो ठाकुर साहब जैसे उसके मन की हंसी को भांपते हुए बोल उठे। क्यों मुस्कुरा क्यों रहे हो? क्या सोच रहे हो? मन ही मन मेरी बातों पर ठहाका तो नहीं लगा बैठे? ठाकुर साहब की बातों से सुदीप का जैसे अपने भीतर चल रहे सोच से ध्यान बटा। वह अपनी सोच पर साकल लगा एकाग्रचित हो ठाकुर साहब को सुनने लगा। ठाकुर साहब कह रहे थे, बाबूजी और माँ की जो पोर्ट्रेट बनवानी है, वह एक तो साथ साथ पति पत्नी के रूप में, और दूसरी दोनों का अलग अलग आदमकद तैल चित्र बनवाना है। बगछाला जिस दीवार पर टंगी थी वहाँ की खाली जगह को दिखाकर वे बोले, आदमकद उन दोनों तस्वीरों को यहीं लगाना है। ठाकुर साहब ने अपने बाबूजी और माँ की पुरानी फोटो निकालकर उसे दिखलाते हुए कहा, देखो यही उनकी फोटो है, लेकिन तस्वीरें बनाना तो इनके इस वेशभूषा में नहीं, चेहरे के इस एक्सप्रेशन में तो बिल्कुल नहीं। सुदीप अपने मित्र की बात समझ नहीं पाया। वह मन ही मन सोच गया, कहीं यहाँ भी द्व्यर्थात्मक शैली का प्रयोग तो नहीं करना पड़ेगा। वह उनके कहे का मतलब पूछने ही जा रहा था कि ठाकुर साहब की आवाज़ सुनाई पड़ी। वह कह रहे थे, बाबूजी की तस्वीर में उनके सिर पर कीमती सफ़ा होना चाहिए, जिस पर किसी राजे महाराजे की सफ़ा की तरह हीरे मोती जड़े होने चाहिए। कानों में कुंडल, गले में मोती की माला, कपड़े लत्ते राजसी हों, कमर से तलवार लटकी होनी चाहिए, ठीक दीवार पर टंगी तलवार की तरह की, पैरों में नागड़ा जूता हो। उनकी बातें सुनते हुए सुदीप का मन व्यंग से भर उठा। और राजा अकबर की तरह हाथ में कबूतर या बाज भी तो होना चाहिए। ठाकुर साहब अब अपनी माँ की फोटो हाथ में लिए कह रहे थे, माता जी की भी राशि ठाट बाट हो, जैसी जोधाबाई वगैरह की तस्वीरों में दिखती है। फिर ठाकुर साहब ने अपनी तरफ के रजवाड़े के राजा सुमेर विक्रम सिंह और उनकी पत्नी की तस्वीरें दिखलाते हुए कहा, जब माताजी और मेरे बाबूजी की तस्वीरें बनाने लगोगे तो राजसी वेशभूषा में इन तस्वीरों को देखकर तुम्हें उनके चित्र बनाने में मदद मिलेगी। ऐसे ही ठाट बाट के पहनावे में इन दोनों की भी पोर्ट्रेट और तस्वीरें बना देना। सुदीप के मन में व्यंग का भाव अभी अभी जो उभरा था वह धूमिल होने लगा। ठाकुर साहब उर्फ जंगी के उत्साह को वह निहार रहा था। धीर गंभीर ठाकुर साहब के शरीर का अभी पोस्चर ही बदला हुआ था। उनका हाव भाव, उनके स्वर की चपलता किसी उत्साही युवक सी लग रही थी। पुराण कथा में वर्णित उस युवराज की लग रही थी जिसने मांगने पर अपने राजा पिता को अपनी जवानी देकर उनका बुढ़ापा ले लिया था, ताकि पिता यौवन का सुख ज़्यादा दिन भोग सके। लेकिन नहीं, यहाँ कथा कुछ दूसरी तरह की थी। यहाँ निर्धन मृत माता पिता को राजा का मुकुट, रानी का सिंहासन और राजसी परिधान अर्पित कर जैसे वह बचपन के अपने अचेतन मन की लालसा और शायद माता पिता की इच्छा का भी तर्पण करना चाहते थे, जैसे उनकी मृत आत्मा को सुकून पहुंचाना चाह रहे हों।
संदेश पहुंचाना चाह रहे हो कि अब वह किसी राजा महाराजा से कम नहीं। ठाकुर साहब जानते थे कि सिर्फ राज्य का विस्तार करने से ही कोई राजा नहीं होता, अपनी संप्रभुता की रक्षा करने से भी कोई राजा नहीं होता। राजा होना तो इस बात से साबित होता है कि उसकी आज्ञा का उल्लंघन करने की कोई हिम्मत नहीं करे। और आज भला ऐसा कौन है जो ठाकुर साहब की आज्ञा को ना माने। सुदीप सुमेर विक्रम सिंह और उसकी पत्नी की तस्वीर गौर से देख रहा था, जैसे उस तस्वीर के एक एक पहलू को परख रहा हो। उधर ठाकुर साहब अपने पिता और माता की तस्वीर को निहारते हुए बोले, यार बाबूजी की फ़ोटो ज़रा देखो। उनके चेहरे के रग रग में जो विपन्नता है, उनकी आँखों में जो सहमा सहमा भाव है, उसे हटा देना। ये एक दास होने का एहसास जो इनके अंग अंग से झलक रहा है, तस्वीर की कोई भी रेखा इस एहसास का सबूत नहीं बनना चाहिए। ऐसे भाव तो बिल्कुल ही हटा देना। उनकी आँखों में थोड़ा गुरूर, थोड़ा रौब का गहरता रंग तो होना ही चाहिए। चेहरे में संपन्नता भी, ठीक राजा सुमेर विक्रम सिंह के चेहरे की तरह, उनकी आँखों की तरह। अब ज़रा माँ की फ़ोटो देखो। आँख इनकी जैसे दयार हो, चेहरे में जैसे तिनका तिनका जोड़कर गृहस्थी चलाने के भार से थकान पसर आई हो। यह सब भाव तो एक रानी के पोर्ट्रेट में नहीं होना चाहिए। एक रानी का चेहरा तो गौरवान्वित और संसारिक सुखों के भोग से अघाया होना चाहिए। उनकी आँखों में एक महारानी की तृप्त आँखों की आभा ज़रूर भर देना। सुदीप गौर से कभी रजवाड़े के महाराज और महारानी की फ़ोटो देखता, तो कभी अपनी जंगी के माता पिता की। अब नज़र हटाकर वह एक टक अपने दोस्त को देखता सोच रहा था। बचपन से लेकर जवानी तक अपने रजवाड़े के राजा रानी के चेहरे पर उभरते मन के एक एक विचार को, उनकी आँखों में भाव के उतार चढ़ाव को कितनी शिद्दत से जंगी ने अनुभव किया होगा कि उनके चेहरे, उनकी आँखों में ठहरे हुए उन भावों को जैसे छीन कर अपने माता पिता के चेहरे पर चिपका देना चाहता है। वह कम से कम तस्वीर में ही उनकी दास्ता को धो पोंछ कर बहा देना चाहता था, और यह सब करने में सामने बैठा उसका यह मित्र ही एकमात्र सहायक बन सकता था। आज जंगी की नज़र में सुदीप दुनिया का महानतम चित्रकार और उसका अतरंग मित्र बन बैठा था। सुदीप ने चारों फोटो अपने बैग में रख लिए थे। उसके पास बनने वाली उन तस्वीरों को लेकर ना जाने कितने प्रश्न थे, और उन प्रश्नों को मन में दबाए वह जंगी को देख रहा था। उसके मन की आवाज़ थी, जंगी मेरे यार ये सब क्यों? जो है जैसे वे थे वैसे ही तस्वीर क्यों नहीं? क्या उधार के भाव ओढ़े उन तस्वीरों को देखकर तुम्हें आंतरिक खुशी मिलेगी जो उनके असली चेहरे की तस्वीर से मिल सकती थी? ठाकुर साहब गहराते मौन में पसरे सुदीप के प्रश्नों से अनजान थे। उस मौन को दरकाते हुए उनकी ऐसी अतरंग आवाज़ निकली थी कि अपने आप में विचार मग्न सुदीप जैसे सोए से जागकर उनकी ओर मुखातिब हुआ। वह कह रहे थे, तुमसे क्या छुपाना, एक तुम ही हो जिसके पास मैं अपने मन की बंद पड़ी अपनी कमज़ोरियों को स्वीकार कर सकता हूँ। यहाँ सिर्फ तुम ही हो जो हमारी तरफ के हो, हमारे बचपन के हो, हमारे हर हाल को जानते हो, अन्यथा कहाँ मध्य प्रदेश और कहाँ बिहार। मेरे वर्तमान को जानने वाले सभी हैं, लेकिन अतीत को जानने वाला कोई नहीं। तुम तो जानते हो शिवपुर स्टेट के राजा सुमेर विक्रम सिंह के यहाँ मेरे पिता नौकरी करते थे। तुमने तो देखा ही था कि वह कितने विश्वासी थे। कभी सिपाही का, तो कभी मैनेजर का, तो कभी दास का काम किया करते। वे सर्वे सर्वा थे, लेकिन एक दास के रूप में। मैं भी कभी कभार दरबार में जाया करता था। हालांकि तब तक राजे रजवाड़े से सभी अधिकार सरकार ने ले लिए थे। मुआवजे के रूप में उन्हें कुछ मिला करता था, लेकिन अतीत हो चुके ये राजे महाराजे अपने उसी शानो शौकत में रहते थे। वैसे ही दरबार लगता। राजा के मरणोपरांत उनके पुत्र को युवराज घोषित किया जाता।
रिश्तेदार, उनकी प्रजा भेंट स्वरूप कुछ न कुछ उपहार लाते। दूसरे रजवाड़े के राजा महाराजा भी आमंत्रित होते, उपहार देते, युवराज के दीर्घजीवी होने की उच्च और सम्मिलित स्वर में कामना करते। वह सब देखकर मेरी भी इच्छा होती युवराज कहलाने की, पिता को राजा के रूप में देखने की। तुम्हें शायद याद हो, स्कूल में एक नाटक खेला जा रहा था जहां मुझे राजा अकबर के दरबार में सिपाही की भूमिका करने को मिली थी। मैं नाराज़ हो उठा था। या तो मुझे अकबर के युवराज जहांगीर का रोल चाहिए या फिर मैं नाटक में भाग नहीं लूँगा। मुझे वह भूमिका नहीं मिली थी और मैंने अपने उस दास वाले पात्र को कुछ देर के लिए ही जीने से इनकार कर दिया था। उस दिन मुझे अपनी नियति पर बड़ा क्षोभ हुआ था। नाटक में भी मुझे सिपाही ही बनना पड़ा था। ऐसे कहते हुए ठाकुर साहब कुछ क्षण रुके थे। सुदीप कभी उस ढाल और तलवार को देख रहा था तो कभी ठाकुर साहब की बातें सुन रहा था। ठाकुर साहब सुदीप के सामने उसका जंगी बने कह रहे थे। हालांकि राजा साहब की कृपा से ही मैं शहर की पढ़ाई कर पाया, MBA किया, अच्छी नौकरी मिली, रजवाड़े में राजा साहब की वजह से ब्याह भी हुआ और भूल बैठा बचपन की अपनी युवराज और राजा बनने के ख्वाब को। सुदीप के सामने बैठा वह आदमी विस्की का अंतिम घूंट गले से नीचे उतारते हुए जब जंगी से ठाकुर साहब बना, अपना वृतांत सुनाने लगा। यार, खूब पैसे कमाए बैकडोर से, वेतन अलग। राजा बनने की इच्छा भले मेरे विवेक के सामने लुप्त हो गई थी, लेकिन अमीर बनने की इच्छा बनी रही। रजवाड़े से आई मेरी पत्नी सुलक्षणा मेरे सुलगते मन में जैसे घी डालने का काम करती रही। जिस अपनी इच्छा की पूर्ति हेतु मैंने रजवाड़े की लड़की से ब्याह करना पसंद किया, वही बाद में मेरे कॉम्प्लेक्स का कारण भी बन गई। मेरे अर्जित धन दौलत, शानो शौकत को देखकर लोग सहज ही अंदाज़ा लगा लेते कि पत्नी राजघराने की है तो मैं भी किसी राजे रजवाड़े से ही हूँ। क्लबों में, पार्टियों में, समारोहों में मुझे लोग राजा साहब, प्रिंस, कुंवर जी आदि नामों से संबोधित करने लगे थे। मैं जैसे जैसे प्रगति करता गया, आर्थिक रूप से संपन्न होता गया, फिर से मेरे अचेतन में छिपा राजा बनने का ख्वाब मुझे दबोचने लगा। नाम तो मैंने कॉलेज में दाखिला लेने के वक्त ही बदल लिया था। जंगी सिंह मेरा नाम मुझे बड़ा ही अधूरा और हल्का लगता था, जैसे फुटपाथ पर बिकने वाला कपड़ा पहने खड़ा हो मेरा नाम जंगी सिंह। मेरे बदले नाम का तो प्रभाव पड़ा ही था, ना केवल मेरे आत्मविश्वास पर बल्कि सामने वालों पर भी। अब धीरे धीरे मैंने अपना सब कुछ राजघराने जैसा कर लिया है, अपने नाम के साथ अपना वजूद भी। पत्नी ने इसमें भरपूर सहयोग ही किया, क्योंकि बचपन से उसकी इच्छा भी तो रही होगी किसी युवराज से ब्याह रचाने की, रानी साहिबा कहलाने की। क्षण भर को ठाकुर साहब बना उस व्यक्ति सुदीप को निहारा, परखा जैसे उसके अंतर मन को जानना चाह रहा हो कि उसके कहे की प्रतिक्रिया सुदीप पर क्या हुई। सुदीप को निर्विकार अपनी ओर निहारते देख वह फिर जंगी की खोल में समाकर बोले, अब यार मैं चुनाव लड़ने वाला हूँ, टिकट भी मिल ही जाएगा। ज़माना बदल रहा है, अब गरीब या फिर घूसखोर ऑफिसर की बातों पर मतदाता को कम ही यकीन आता है कि पैसे बनाने के लिए या फिर अपनी गैर कानूनी संपत्ति को जायज़ बनाने के लिए सत्ता में ऐसा आदमी आना चाहता है। फिर विपक्षी पार्टी वाले भी तो हैं कि गड़े मुर्दे को उखाड़ने में लगे रहते हैं। इसलिए मैं अपने माता पिता का कल्पित नाम हथियागढ़ के महाराजा और महारानी के रूप में परिचय देना चाहता हूँ। आम लोगों में सालों तक अंग्रेजों के राज्य में प्रजा की हैसियत से रहते हुए राजा और रजवाड़े जैसे शब्द आकर्षण पैदा करते हैं, उनमें विश्वास करने की आदत भी पड़ी हुई है। फिर चुनाव जीतने के बाद या चुनाव लड़ने के वक्त प्रेस वालों से कुछ कहना नहीं पड़ेगा, तस्वीरें सब कुछ बतला देंगी प्रामाणिक रूप में। सुदीप भौचक उसका मुंह देखता रहा। कितना सुनियोजित और पूर्व निर्धारित इस व्यक्ति की चाल है।
शतरंज का माहिर खिलाड़ी भी शायद इससे अपनी बाजी जीत सके। उसे अभी कुछ देर पहले अपने ही सोच पर अफसोस हो आया। कहाँ मैं माता पिता की इच्छा, उसकी बचपन की लालसा वगैरह वगैरह के तर्पण की बात सोच इस शख्स का हमदर्द बन बैठा था, और कहाँ उनके जज्बातों को, अपने कॉम्प्लेक्स को भी बड़ी खूबसूरती से यह भजाना चाह रहा है। बड़े बड़े नामी आर्टिस्टों की जगह मेरा चुनाव भी इसकी सूझबूझ का ही नमूना है। वह उठ खड़ा हुआ। यार जंगी, कल सुबह सुबह ही मैं वापसी के लिए निकल पड़ूंगा। तुम देर से उठने वालों में हो, सो मुँह अंधेरे तुम्हें जगाकर तुम्हारी नींद खराब नहीं करूँगा। मैं जितनी जल्दी हो सकेगा तुम्हारे बाबूजी और माताजी की तस्वीर तैयार करने की कोशिश करूँगा। यदि बीच में तुम मेरे शहर आए तो खबर मुझे हो ही जाएगी। देख लेना कि तुम्हारे मन मुताबिक तस्वीरें बन रही हैं या नहीं। जब जाने के लिए वह उठा तो ठाकुर साहब बोले, तुम्हारी सभी पेंटिंग्स बिक जाएंगी अच्छी कीमत पर, और हाँ, चुनाव में मेरी पार्टी का पोस्टर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट भी तुम्हें ही दिलवा दूंगा। लाखों के फायदे ना भी हुए तो हजारों के तो होंगे ही। सुदीप मुस्कुराया था। क्या यार, एक तरफ कहते हो कि देश के इने गिने आर्टिस्टों में मेरा नाम गिना जाना चाहिए, और कहाँ पार्टी का पोस्टर बनवाना चाहते हो। तुम आर्टिस्टों के साथ यही तो दिक्कत है, गरीबी में, अभाव में जीने का मजा लेना चाहते हो। पोस्टर्स बनाने में हर्जी क्या है? उसमें तुम्हारा नाम तो छपा होगा नहीं कि तुम्हारी हठी हो जाएगी। पार्टी लीडर की आदमकद कई तस्वीरें, कई भाव भंगिमा भी बनवाना है, उसमें भी तुम्हारा नाम लिखा नहीं होगा। अच्छा देखते हैं। कहने के साथ वह जाने लगा तो ठाकुर साहब साधिकार उसका जंगी दोस्त बन कह उठे, देखना और सोचना कुछ है ही नहीं, बस तुम्हें वह सब करना है। हाँ, तुम बनाओगे तो पार्टी उम्मीदवार के रूप में मेरी तस्वीर प्रभावशाली तो बनाओगे ही। अभी ठाकुर साहब की बातों पर एक बार फिर सुदीप की इच्छा हुई ठहाका लगाने की, लेकिन वक्त की नज़ाकत ने उसे सिर्फ मुस्कुराने भर की इजाज़त दी थी। ठीक है, कहने के साथ सुदीप ने विदा ली। आज ही सुदीप ऑफिस से आकर पहले जंगी के बाबूजी की फ़ोटो निकालकर उसे घंटों बैठकर निहारता रहा, जैसे रूबरू होकर उनसे बातें करता रहा हो। फिर उसने अपनी पोर्ट्रेट बनानी शुरू की। आज तक उसने कई एक लोगों को या तो सामने बैठाकर या फिर किसी दिवंगत की फ़ोटो देखकर पोर्ट्रेट बनाए हैं, जिसमें उसे प्रशंसा ही मिली है, लेकिन कभी ऐसा मौका नहीं हुआ कि चेहरे की मुद्राओं को ही बदल दिए जाने की फरमाइश की गई हो, या फिर वेशभूषा को ही बदल देने की बात की हो। वेशभूषा को बदलना फिर भी आसान था, लेकिन आंखों में ठहरे उन भावों को, चेहरे पर टिके उन मुद्राओं के उतार चढ़ाव और रंगों से बदलना उसे बड़ा कठिन लग रहा था। सुमेर विक्रम सिंह का फोटो देखकर उनके चेहरे की मुद्राओं को जब जंगी के बाबूजी के चेहरे पर उभारा जाता तो चेहरा ही उनका बदल जाता। वह सुमेर विक्रम सिंह ज़्यादा और बहुत थोड़ा ही जंगी के बाबूजी लगते, बल्कि लगते ही नहीं। या फिर कभी पोर्ट्रेट ऐसा बनता हुआ लगता जैसे किसी नौकर चाकर के सिर पर ताज और गले में मोती की माला, कानों में कुंडल लटका दिए हों। पोर्ट्रेट में आंखों का भाव कभी क्रूरता लिए होता तो कभी दास्ता लिए। वह एक तरफ से हारकर जंगी के पिता की फोटो परे रखते हुए उसकी माताजी की पोर्ट्रेट बनाने में जुट गया। वहाँ भी यही समस्या थी। महारानी की आंखों में जो दर्प भाव था, उसकी माताजी की आंखों की सौम्यता और सूनेपन में बड़ा ही मिसफिट हो जा रहा था। कम से कम जंगी की माँ की आंखों में जो सौम्यता थी, वह जैसे किसी सुंदर और मनोहरी भावों की अभिव्यक्ति लग रही थी, जिसमें खलल डालना उसे जच नहीं रहा था। फिर चेहरे का उनका थका भाव महारानी के तृप्त और गौरवान्वित भाव से खंगाला नहीं जा सकता था। फिर भी जंगी सिंह की माँ का पोर्ट्रेट बहुत हद तक बन गया था, शायद इसीलिए कि औरतों की चेहरे की मुद्राएं
आंखों के भाव उतने हठी नहीं होते कि दूसरों के चेहरे पर चिपकना ही ना चाहें। ठाकुर जंग बहादुर सिंह के माता पिता की आदम कद तस्वीर एवं पोर्ट्रेट बनकर तैयार हो गई थी। तस्वीर बनाने में काफ़ी वक्त लग गया था। सुदीप को बहुत मेहनत करनी पड़ी। यह सब उसके सामने एक चैलेंज के रूप में था, जिसे उसने अपनी तय सफलतापूर्वक ही निपटाया। तस्वीरें ठाकुर साहब को बहुत पसंद आई थी। दीवार पर टंगी तलवार की मूठ का हूबहू पेंटिंग देखकर वह चकित थे। लेकिन सुदीप उन तस्वीरों से बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं हो पाया था। चेहरे पर मन के विकार जो वहाँ अंकित थे, बिल्कुल वैसा ही पेंट करने में अपने को वह अक्षम पाया था। उसके मन में अफसोस तो रह ही गया। यदि मनोभाव में उतार चढ़ाव की अदला बदली नहीं करनी होती तो वह ऐसी तस्वीर बनाकर देता कि जंगी उसे देखता ही रह जाता। जंगी सिंह अपने माता पिता की तस्वीरें देखने में इतना तल्लीन हो गया कि सुदीप की उपस्थिति ही वह भूल बैठा। चेहरे पर उसके तृप्ति और संतोष का भाव पसर आया था। चुनाव के वक्त खूब गहमा गहमी रही। बोल्ड अक्षरों में हथियागढ़ के नरेश एवं वर्तमान चेयरमैनशिप से त्याग देकर जनता की सेवा की खातिर चुनाव लड़ने वाले ठाकुर जंग बहादुर सिंह की प्रशंसा में अखबार वालों ने खूब महीन कशीदाकारी की थी। ठाकुर साहब चुनाव जीत गए थे। सत्तारूढ़ पार्टी के मंत्री पद की शपथ लेकर जब कुर्सी संभाली तो सुदीप को ललित कला एकेडमी का सर्वे सर्वा बना दिया गया था। मंत्री ठाकुर जंग बहादुर सिंह के यहाँ अन्य दिनों की अपेक्षा आज कुछ ज़्यादा और अलग ढंग की चहल पहल थी। उनकी बेटी को पसंद करने चांदपुर स्टेट के युवराज के साथ उनके माता पिता भी पधार रहे थे। चांदपुर स्टेट का राजा रजवाड़ों में बड़ा ही नाम था। किन बड़े शहरों में उनकी कोठियाँ नहीं थीं। अभी भी विभिन्न कंपनियों में करोड़ों के उनके शेयर्स थे। युवराज स्वयं कई कंपनियों के डायरेक्टर थे। युवराज की माताजी की शिक्षा दीक्षा इंग्लैंड में हुई थी। आज के ज़माने में जब ऐसे बहुत सारे रजवाड़ों के नामो निशान मिट गए थे, चांदपुर जैसे उंगलियों पर गिनने लायक ही कुछ रजवाड़े अपने शानो शौकत बनाए रख पाए थे अपनी अनोखी सूझबूझ की वजह से। चांदपुर के युवराज और महाराजा महारानी के अलावा युवराज की एक अनब्याही बहन और महारानी की देवरानी भी साथ आई थी। ये सभी प्लेन से आए थे और स्वयं ठाकुर जंग बहादुर सिंह एवं सुलक्षणा उन्हें एयरपोर्ट से लेने आए थे। युवराज को देखकर तो ठाकुर साहब और उनकी पत्नी का मन गदगद हो गया। सुंदर, सुशील, उनकी बेटी के साथ खूब जोड़ी जमेगी सोचकर वे खुश थे। भले राजे रजवाड़ों का अस्तित्व अब नहीं रहा हो, लेकिन आपस में वे राजा साहब, रानी साहिबा तो छोटी रानी साहिबा, युवराज और राजकुमारी जी जैसे संबोधनों से एक दूसरे को पुकार रहे थे, एक दूसरे से परिचय करा रहे थे। अतीत की परछाई को पकड़कर जीना शायद उनकी आदत बन गई थी और अतीत हो चुके राजे महाराजे की चाल ढाल को भूल नहीं पाना उनकी विवशता थी। ठाकुर साहब की राजभवन जैसी कोठी को देख वे प्रभावित हुए थे और उनकी बेटी उर्फ हथियागढ़ की राजकुमारी से मिलकर तो उनका मन बाग बाग हो उठा था। रानी साहिबा की नज़र ड्राइंग रूम की भव्यता को निहारते हुए ठाकुर साहब के माता पिता की आदमकद तस्वीर पर कुछ देर अटकी रही। फिर उनकी नज़र दीवार पर टंगी तलवार पर चली गई। वह उठकर तलवार को नज़दीक से देखने चली गई। ठाकुर साहब से इजाज़त ले वह उसे छूकर देखते हुए, मेरे मैके में भी ऐसी ही तलवार, कहते कहते अटककर वह चुप हो गई। मूठ पर जड़े अंग्रेजी के RRS अक्षरों को सहलाते हुए आकर बैठ गई। रानी साहिबा के मनोभाव से अनभिज्ञ वहाँ शतरंज के पसरे चौसर को देख राजा साहब प्रशंसा करते नहीं उघार रहे थे। कहीं कुछ कोर कसर नहीं छोड़ी है आपने अपने हथियागढ़ स्टेट की छाप यहाँ डालने में। रानी साहिबा ने ठाकुर साहब की ओर मुखातिब हो पूछा, ये तलवार? बात अभी उनकी पूरी भी नहीं हुई थी कि ठाकुर साहब ने जवाब दिया, मेरे पुरखों की,
पिताजी से मिली थी मुझे। तो फिर खानदानी मुकुट भी होंगे? ठाकुर साहब सहमे, पल भर को ठिठके, फिर बोले, बंटवारे में मुकुट मेरे चाचा के हिस्से पड़ा और ये तलवार मेरे पिताजी के पास रह गई। चाचा मेरे बड़े थे, लिहाजा राज्य अभिषेक में वह तो उन्हें ही मिलना था। रानी साहिबा चुप हो गईं, लेकिन उनके चेहरे की मुस्कुराहट पुछ गई थी। चाय पानी के बाद वह वापस जाने की जल्दी मचाने लगी। राजा साहब कुछ देर और रुकना चाहते थे, लेकिन पत्नी का मूड देख वापस चलना ही बेहतर समझा। कार तक जब ठाकुर दंपत्ति उन लोगों को छोड़ने आए तो राजा साहब से पूछ बैठे, आज्ञा दे, आगे क्या करना होगा? अभी राजा साहब कुछ बोलते, इसके पहले ही रानी साहिबा ने कहा, हम आपस में विचार कर आपको इत्तला कर देंगे। गेस्ट हाउस पहुंचकर रानी साहिबा ने सबों के सामने ही कहा, ये तो बिल्कुल फ्रॉड आदमी है। राजा साहब अब पता करें कि हथियागढ़ स्टेट है भी या नहीं, कभी था भी या नहीं। राजा साहब ने विस्फारित आंखों से अपनी पत्नी को परखते हुए कहा, ऐसा आप क्यों कह रही हैं? आपके ऐसा कहने के पीछे राज क्या है? राज क्या है? वह तलवार जिसे बास्टर ठाकुर जंग बहादुर सिंह अपने खानदान की कह रहा है, दरअसल वो मेरे पिताजी की खानदानी तलवार है। इस तलवार को लेकर मेरे चाचा और पिता में मारकाट की नौबत आ गई थी। मेरी दादी ने तब इस तलवार से चिढ़कर, क्योंकि इसकी वजह से राजकोष से कोर्ट कचहरी करते काफ़ी रकम निकाली जा चुकी थी, नीलाम करवा दी। नीलामी की एक शर्त थी कि उस खानदान का कोई इसे नहीं खरीदेगा। जयपुर का एक पारखी एंटिक पीस का विक्रेता उसे खरीद कर ले गया। दादी की मृत्यु के बाद मेरे भाई ने जयपुर जाकर पता लगाया तो वह तलवार बिक चुकी थी। यदि वह बास्टर्ड मुझे कहता कि उसने जयपुर से खरीदी है तो मुझे उस पर संदेह नहीं होता। अब तो उसके रजवाड़े पर ही नहीं, उसके पूरे वजूद पर मुझे संदेह हो गया है। रानी साहिबा, आप खामखा संदेह कर रही हैं। आरआरएस ठाकुर साहब के दादा पर दादा का भी संक्षिप्त नाम हो सकता है। फिर आपके पास क्या सबूत है कि वो तलवार आपके खानदान की है? यह मैं अभी तो नहीं बताऊंगी। कल शाम 4 बजे की फ्लाइट है। हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। पहले तो इरादा दोबारा ठाकुर साहब के यहाँ जाने का नहीं था, लेकिन अब एक बार तो चलेंगे ही। तभी आप लोगों को दिखा पाऊंगी कि वह तलवार मेरे खानदान की है या नहीं। वैसे भी कल लंच के लिए वे कह रहे थे। हम लोग कल लंच का ऑफर तो स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन उनके आवास पर जाएंगे ज़रूर, मिलने के बहाने से। अभी राजा साहब के परिवार में यह सब बातें हो ही रही थी कि ठाकुर साहब का फ़ोन आ गया। आप लोग गेस्ट हाउस में आराम से तो है ना? किसी तरह की कोई तकलीफ़ तो नहीं? नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं। कल का लंच आप लोग हमारे यहाँ लें तो हम लोगों को खुशी होगी। नहीं, कल का लंच तो कहीं और पहले से तय है। हाँ, एयरपोर्ट जाने से पहले आप लोगों से मिलने ज़रूर आवेंगे। वैसे आपका ये हथियागढ़ स्टेट बिहार में है कहाँ? जी वह मुंगेर और भागलपुर ज़िले के बीच में ही है। लेकिन अब वहाँ कोई नहीं रहता, सारा कुछ उजाड़ हो गया है। सब कुछ अब जो भी है वह यहीं मेरे पास ही है। तो फिर अपनी इस कोठी का नाम हथियागढ़ क्यों नहीं रख देते? जी रखा तो है, गेट पर ही है। एक तरफ मेरा नेम प्लेट है और दूसरी तरफ हथियागढ़ स्टेट लिखा है। अच्छा, ध्यान नहीं दिया। राजा साहब की बातों में हल्की सी रुखाई, खोजबीन और थोड़ा बहुत व्यंग का भी पूट था। रानी साहिबा से सुलक्षणा की बात करने की इच्छा को उन्होंने बड़ी चतुराई से टाल दिया था। यह सब सोचकर ठाकुर साहब थोड़े उद्विग्न और चिंतित लगे। यही वजह थी कि दूसरे दिन उनके आने के पहले उन्होंने सुदीप को बुलवा लिया था। पता नहीं उन्हें क्यों लग रहा था कि कहीं उनका भेद खुल गया तो सिर्फ सुदीप का होना ही ठीक रहेगा, किसी और का नहीं। फिर सुदीप होशियार और अच्छा आदमी है, बात यदि बिगड़ने लगेगी तो संभाल भी ले सकता है।
ठाकुर दंपत्ति के मन में ये ख्याल भी आ रहा था कि जाने के पहले राजकुमारी को कुछ देकर शादी की बात को अपनी तरफ से पक्की समझने की वे हो सकता है पहल करें। ठाकुर दंपत्ति खुशी और संशय भाव से गुजर ही रहे थे कि उनके आने का समय हो गया। राजा साहब और रानी साहिबा ने उन लोगों से कुछ ही इधर उधर की बातें की, विशेष तौर से उनके रजवाड़े हथियागढ़ को लेकर। ठाकुर साहब की उनकी अपने रजवाड़े से संबंधित बातें वे बड़े धैर्य से और मुस्कुराकर सुन रहे थे। उधर युवराज तथा छोटी रानी साहिबा का दिल धड़क रहा था कि पता नहीं रानी साहिबा अब आगे क्या करने वाली हैं। कठोर अनुशासन प्रियता एवं आदर्शवादिता की पक्षधर रानी साहिबा के स्वभाव से उनका परिवार भली भांति परिचित था। बातचीत के बीच ही उस तलवार को निहारती हुई ठाकुर साहब की ओर मुखातिब हो रानी साहिबा ने कहा, तलवार पर यह जो लिखा है RRS, वह तो आपके दादा या परदादा का नाम होगा। हाँ, मेरे दादाजी का ही नाम है। क्या था उनका पूरा नाम? जी उनका पूरा नाम था राजा राम अवतार सिंह। इस तलवार के भीतर या कहीं बाहर लिखा है क्या उनका पूरा नाम? कहते हुए रानी साहिबा के चेहरे पर व्यंग की अनेकानेक नागफनी उग आईं। उधर किसी रहस्य और रोमांचकारी नाटक को जैसे देख रहे हों। राजा साहब सहित उनके बाकी लोग दिल थामे रानी साहिबा तथा ठाकुर साहब के बीच की बातों को, उनके चेहरे पे आते जाते भावों को देख रहे थे, परख रहे थे। नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं लिखा है। वो मेरे दादाजी थे, इसलिए नाम तो उनका जानता ही हूँ ना। रानी साहिबा की आवाज़ यत्नपूर्वक दबाते हुए भी तीखी हो आई थी। लिखा है ठाकुर साहब, आपने गौर से देखा नहीं। ठाकुर साहब जबरन चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए बोले, जी ऐसा आप कैसे कह रही हैं? वह इसलिए कि यह तलवार मेरे परदादाजी की है, जिनका नाम राणा रणजीत सिंह था। उस बड़े हॉल नुमा ड्राइंग रूम में लगा जैसे बड़ी बड़ी पीतल की थाल के ज़मीन पर पटके जाने की झंझनाहट भर आई हो। सभी एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। रानी साहिबा ने अपनी बात कहते हुए तलवार लेकर दिखाने की प्रमाण स्वरूप इजाज़त ठाकुर साहब से मांगी थी। तलवार दीवार से उतारते हुए ठाकुर साहब के हाथ काँप रहे थे, जिसे यत्नपूर्वक उन्होंने संभाल लिया था। रानी साहिबा ने तलवार को पहले अपने माथे से लगाया, फिर ठाकुर साहब की ओर मुखातिब हो कहा, ठाकुर साहब, पुरखों की तलवार को हाथ में लेने से पहले सिर पर लगाते हैं। कहते हुए रानी साहिबा का चेहरा कठोर हो आया और ठाकुर साहब जैसे हिमगिरी की तरह शनै शनै पिघलने लगे। रानी साहिबा ने अपने तलवार पर लिखे अंतिम अक्षर S को अपने अंगूठे से जोर से दबाया कि पनबट्टे की तरह खुल गई। करीबन हाथ की तर्जनी भर की जगह जहां सोने से लिखा था राणा रणजीत सिंह। ठाकुर साहब चुप। रानी साहिबा उत्तेजना से उठ खड़ी हुई और सबों के साथ दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। सुदीप रानी साहिबा के कठोर हो आए चेहरे को भय मिश्रित नज़रों से देख ही रहा था कि उसके भीतर से व्यंग भरी आवाज़ आई, जीना हो तो ठाकुर साहब की तरह ही जीना चाहिए, नहीं तो। उसने अपनी सोच को झटके से दबाया, जैसे कह रहा हो, नहीं, जीना चाहिए तो अपनी कद में ही जीना चाहिए, नहीं तो। अब वह ठाकुर साहब का उतरा चेहरा देखने लगा। कुछ ही दिन बीते थे कि डाक से रानी साहिबा ने ठाकुर साहब की राजकुमारी का फोटो, जो ब्याह के लिए गया था, उसे वापस भेज दिया था। उसके साथ 2 और फोटो थे, एक रानी साहिबा के परदादा की, जिसमें उनके कमर में वही तलवार लटक रही थी, और दूसरी तस्वीर थी सुमेर विक्रम सिंह की, जिन्हें चावल डुलाते हुए ठाकुर साहब के पिताजी का भी फोटो था। इत्तेफाकन उस वक्त सुदीप वहीं बैठा था। ठाकुर साहब ने रानी साहिबा के भेजे फोटो को देखते हुए एक कठोर दृष्टि सुदीप पर डाली, जैसे कह रहे हो, बड़े नामी चित्रकार बनते हो,
ऐसा भी एक पोर्ट्रेट तो नहीं बना पाए जिसकी असली औकात छुपी रहे। उधर सुदीप सोच रहा था, जंगी, चेहरे बदल देने की यदि तुम इजाज़त ना देते तो औकात ढकी रह सकती थी, लेकिन किसकी? जब चेहरा वो नहीं रहता तो औकात किस चेहरे की? फोटो के साथ रानी साहिबा की एक चिट्ठी भी थी, जिसमें उनके लिए आदर सूचक संबोधन के बाद लिखा था, ठाकुर साहब, इतिहास से कुछ लेने का शौक ही है तो वीर राजपूत राजाओं की वफादारी, बहादुरी और ईमानदारी की सीख लेते, ताकि आपके साथ रिश्ता जोड़ने में मुझे भी फ़क्र अनुभव होता। ये सब तख्त, ताज और तलवार तो आज गुजरे ज़माने की महज प्रतीक चिन्ह भर रह गए हैं। आज के संदर्भ में इनका कोई मायने नहीं।